जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हाई क्यू एजुकेशन में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस में आंसर राइटिंग की खूब सारी प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी चीज़ को लेके हम इस क्लास में बात करेंगे। देखिए, रिसोर्सेज तो सेम रहते हैं, बुक्स भी वही रहती हैं, हर इंसान वही बुक पढ़ता है, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो हैं क्यों इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि उनको वो सीक्रेट तो नहीं पता, लेकिन वो उनको तरीके पता है कि हमने आंसर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आज उन्हीं तरीक़ों की बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कई बार मैंने ये देखा कि कई लोग 2-2 साल तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं डे 1 से, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता, और कुछ लोग 3-4 महीने में ही निकाल लेते हैं। हालांकि वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले एग्जामिनेशन के थोड़ा बहुत वो आंसर राइटिंग करते निकाल लेते हैं। ठीक है, उन्होंने इतने सालों में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखी, कुछ तरीके अपनाए, जिसकी वजह से उनका जो है मेंस एग्जामिनेशन निकला। क्योंकि आंसर लिखना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो जिस क्वेश्चन को पढ़ के उसका मेन थीम क्या है उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। वो अपना व्यू पॉइंट भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो ये नहीं समझते कि उनका आंसर का जो फॉर्मेट है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन का फॉर्मेट। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है? देखिए, हर क्वेश्चन में ना ये कीवर्ड्स होते हैं, आप उसको देखिए कि वो कीवर्ड्स क्या एक्चुअली क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए। वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं? देखिए, क्वेश्चन में आपको जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप इवैल्यूएट करिए। ठीक है, इवैल्यूएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, है ना। आपको जब भी पूछा जाए कि डिस्क्राइब कीजिए, तो उस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या देना होता है। जैसे आपने बुक पढ़ी होती है ना, कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म जो है, जो ब्रिटिश का साम्राज्यवाद है, वो किस तरीके से हमारे देश में पला बढ़ा, तो उसके ऊपर आप किताब में पढ़िएगा तो जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्री की होती है उसी तरीके से आपने लिखना होता है। ठीक है, उसमें अपनी बाल की खाल नहीं निकालनी होती है। लेकिन कई बार आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो क्रिटिकली एनालाइज करिए और इवैल्यूएट करिए, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप इवैल्यूएशन पे जाएंगे तब अपना व्यू पॉइंट देंगे, लेकिन जब आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तब आप उसमें आपको बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको प्रोज भी देना है, कॉन्स भी देना है। हाँ, क्रिटिकली एनालाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप तो किसी बात से सहमत है ही हैं, लेकिन आप मतलब फिर आपको ये चीज़ भी बताना पड़ेगा, नहीं इसमें कुछ ना कुछ खामियां थी जिसकी वजह से मैं सहमत नहीं हूँ, है ना। वो चीज़ कहते हैं ना, लेकिन किंतु परंतु। आपको लेकिन किंतु परंतु हमेशा जब भी क्रिटिकली एनालाइज करने को क्वेश्चन आए तो आपको उस चीज़ में जाना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से लेके इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सब आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ आपने क्वेश्चन के थीम को पकड़ के नहीं जाना है, आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है और उसके कीवर्ड्स को पकड़ना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेके भी आपके सामने करूँगा, तब आप देख लीजिएगा। उसके बाद कई बार होता है कि कई लोग बुक्स के या ऑथर्स के विचार जो हैं वो डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि ये मार्क्स फेचअप करेगा। तो दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स फेचअप ना भी करे, उससे बढ़िया चीज़ ये है कि आप फैक्ट्स और डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करिए। इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है, नीति आयोग का क्या कहना है ना, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट का क्या कहना है, उसके क्या डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा क्या हैं, या हेल्थ सर्विसेज या बाकी सब, आपको पता ही है वो कौन सी चीज़ें होती हैं। इन सब का डेटा और फैक्ट्स आप रखिए अपने पास, जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी इसका रेफरेंस आप ज़रूर दीजिए, ये आपको हमेशा ही अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ओके, और एक चीज़ और होती है कि बी कंसर्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप हमेशा ही अपना व्यू पॉइंट देने बैठ जाते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है ना, आप हमेशा एक ही बात पे अड़े हो और असर्टिव नहीं होना कि नहीं जो ऐसा है ऐसा ही रहेगा, नहीं। आप जब भी आंसर दो तो उसके साथ एक लॉजिकल आर्गूमेंट भी देना चाहिए। जैसे कि आप सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म आज हमारे देश में है ना, हम क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हम तो ये भी बोलते हैं कि भाई रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, वो सेक्युलरिज्म है। सभी धर्मों का एक समान रिस्पेक्ट करिए, वो सेक्युलरिज्म। स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की कई सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन बट ये तो डेफिनेशंस है, इसके आगे का आर्गूमेंट आप क्या दे सकते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, जब अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने यूरोप का हिस्ट्री पढ़ा होगा।
आपने रेनेसेंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। वो जो रेनेसेंस क्या था, 13th या 14th सेंचुरी से ये शुरुआत होती है यूरोप के वर्ल्ड हिस्ट्री में। वहाँ पे एक ऐसा टाइम आया था जो बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो रीज़न की तरफ बढ़े, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़े, इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़े, जिससे आर्ट निकल के आया, लिटरेचर निकल के आया, साइंस को बढ़ावा हुआ। उन्होंने चर्च की अथॉरिटी, पोप की अथॉरिटी, उसको डिनाई किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब तो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, उस तरफ बढ़ना चाहिए, मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें इंसान की सोच है, उस सोच को आगे कैसे बढ़ाना, उसका दायरा कितना बड़ा होना चाहिए उसकी तरफ, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के रूप में गैलीलियो को दे सकते हो, न्यूटन को दे सकते हो, ऐसे बहुत दाविंची हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ जो रिलीजन से हटके और रीज़न की तरफ बढ़े, तो वहाँ से ये एक सेक्युलरिज्म, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो निकल के आता है। तो ये सब एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। जब भी आप किसी चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर लिखा करिए, ये आपको मार्क्स फेचअप ज़रूर करेंगे, ठीक है। रेदर देन बीइंग असर्टिव कि आपने लिख दिया और ये मान के कि हाँ ये ब्रह्म सत्य हो जाएगा, तो इस चीज़ में आप ना पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एक आ जाती है रैंडमनेस मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी पार्ट दिया, कंक्लूजन दिया। अब उस बॉडी पार्ट में आप यूं मुड़ते चले गए, है ना। आपने माइंड मैपिंग नहीं की है। अगर उस समय हम सीखेंगे कि माइंड मैपिंग क्या होती है, तब आप रैंडमनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। आप इधर उधर क्वेश्चन को भटका देंगे और आपका आंसर बहुत ही ख़राब निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें नहीं करनी है। आपने प्रिसाइज रहना है और कॉम्प्रिहेंसिव रहना है, यानी कि क्वेश्चन ने जितना पूछा है हम क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे, और जो भी अगर हम पॉइंट लिख रहे हैं उसको पर्टिकुलरली डिस्क्राइब ज़रूर करेंगे, यानी कि हम उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि हमने रैंडमनेस नहीं करना, ठीक है। आपने ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जनरली ये लोग कर देते हैं, आंसर राइटिंग लिखते रहते हैं, बट इन चीज़ों को समझते नहीं है। आपने ये सब चीज़ें आप इनको अपने आंसर्स में लिखना शुरू करिए, ये चीज़ें समझिए और आपका आंसर बहुत बेहतर होगा। अब आते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि माइंड मैपिंग क्या होती है। क्या होती है माइंड मैपिंग? मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएट हो गया था तो मुझे एक कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। वो कंपनी यूएस की कंपनी थी, ट्रैवल एजेंसी थी। तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था। हमारे जो क्लाइंट्स होते थे वो यूएस के या ज़्यादातर बाहर होते, 90% यूएस के क्लाइंट्स होते थे। तो हमें वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग दी गई। वहाँ पे हमें हमारा एक जो ट्रेनिंग होता था उसमें कम्युनिकेशन जो है उसका एक अलग से हमारे एक टीचर लगे हुए थे। तो वो हमें बातचीत करना, कौन सी चीज़ को उच्चारण कैसे होना चाहिए, इंग्लिश एक्सेंट में, तो वो सब चीज़ें बताते थे। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट रहती है कि जब भी आप किसी कस्टमर से बात कर रहे होते थे तो उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं कि आप कस्टमर आपको ट्रैवल के रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें उनसे बातें भी करनी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, उनकी बहुत सारी चीज़ों को लेके, है ना। तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कब बनेंगे? जब आपके पास कंटेंट होगा बोलने को। बट आपके पास कंटेंट कब होगा बोलने को? दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अगर आपके पास दे दिया जाए तो आप कैसे बोलेंगे? तो ये हमारे ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जहाँ हमारे पास 2-3 मिनट दिया जाता था और किसी भी टॉपिक पे बोलने को कहा जाता था। बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ था, कैसे बोल सकते थे, क्योंकि अगर हमने वो 2-3 मिनट नहीं बोला तो हम कस्टमर से रियल टाइम में कैसे बात करेंगे। उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, माइंड मैपिंग, कि हमने अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक के ऊपर बबल्स बनाने हैं। बबल्स यानी कि हमने एक एक पॉइंट्स जो है वो सोच लेना उसी टाइम फटाफट। कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर हमारे पास आ जाता है तो हमने मेन पॉइंट्स उसको कनेक्ट करना है और बातों बातों में उन सब पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में बबल्स बना दिए और इन्हीं डॉट्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे और आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन प्रैक्टिस करते करते 10-15 दिन के बाद इस चीज़ में परफेक्शन आ गई। अब यही चीज़, ये तो बोलने की कला के लिए था, लेकिन लिखने की कला के लिए क्या? ये माइंड मैपिंग एक्चुअली में राइटिंग स्किल के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज एन एक्सीडेंट रेदर देन रिजल्ट ऑफ अ डेलिबरेट पॉलिसी एंड डिज़ाइन। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उदय और विस्तार एक संयोग था, ना कि किसी सुनिश्चित नीति और मंसूबे का परिणाम। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें अगर आप फटाफट पढ़ के और लिखना शुरू कर देंगे या फिर आप थोड़ा समय लेके सोच के लिखना शुरू कर देंगे तो आप क्या होगा कि अभी तो आपको क्वेश्चन पता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें लिखनी है। आप लिखते वक्त ना कई बार क्या होता है कि आप अपना वो पॉइंट भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि माइंड मैपिंग एक्चुअली में है क्या चीज़। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम समझ लीजिए। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे
तो क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या पूछा उन्होंने। द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज एन एक्सीडेंट रेदर देन ए रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट पॉलिसी एंड डिजाइन क्रिटिकली एग्जामिन। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्रिटिकली, आप उसको एग्जामिन करिए। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाला है। ये पूछा है कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था वो उसका विस्तार ना एक संयोग था। उन्होंने क्या पूछा, एक संयोग था, ना कि उनकी कोई नीति नहीं थी। वो बस आए और संयोग से ऐसा हो गया कि चलो जी हमने आपके ऊपर आक्रमण किया, अब आप हमारे गुलाम हो गए और हम आपके ऊपर जो है राज कर रहे हैं। इसके ऊपर आपने एक आलोचनात्मक परीक्षण करना है, अपना अपना व्यू देना है। ठीक है, हाँ बात तो ये भी इनकी सही है। इस स्टेटमेंट में देखिए क्रिटिकल एग्जामिन में मैंने आपको क्या बोला था, बाल की खाल निकालनी है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स में जो चीज़ें निकल के आएंगी वो तो सत्य है ही है, लेकिन हमने अपनी तरफ से क्या करना है, हाँ आपकी बात सत्य है लेकिन हमारी तरफ से किंतु परंतु है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से डालना चाहते हैं और आपकी बात कहीं ना कहीं गलत भी होती है। इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली चीज़ जो सामने निकल के आती है वो आप देखिए, कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले से लिख लिए हैं। मेन क्वेश्चन को आप दो भागों में बांट दीजिए। एक तो एक्सीडेंटल था कि हाँ मतलब अचानक से हुआ, या फिर डेलिब्रेट था। तो एक्सीडेंटल में क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। एक तो पहला आप ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि भाई सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक सर्कल कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने के बाद क्या क्या किया, है ना, उन्होंने आर्मी बनाई थी और उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। रॉबर्ट क्लाइव थे भाई साहब, उसमें कुछ परिस्थितियाँ भी थी, क्या कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये सब चार चीज़ें हम देखेंगे, है ना। माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुझे लिखते लिखते लास्ट में सबसे पॉइंट आया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब आप माइंड मैपिंग कर लेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स और भी आते रहेंगे। आप देखिएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तब आप उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक्चुअली में क्या चीज़ें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। भारत आने के बाद ऐसा कुछ माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं, उनका क्या वो ये बोलते थे कि नहीं ये तो एक्सीडेंटल है, ये सोची समझी साजिश नहीं थी, ये ऐसे ही हो गया। तो वो ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब भारत आई थी क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी। सबसे पहले जब वो व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी। दोस्तों वो आर्मी बहुत ही छोटी थी, अगर आप यहाँ के नवाबों की आर्मी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही छोटी थी। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि वो जो आर्मी थी वो आर्मी सिर्फ उनके फैक्ट्री या कॉमर्शियल आउटपोस्ट जो थे उसकी सुरक्षा के लिए था, ना कि लड़ाई लड़ने के लिए था। वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि हाँ ऐसा था उस समर्थन में। ठीक, किस लिए था वो आर्मी, कि फैक्ट्री को बचाने के लिए था, ना कि हम लड़ाई करने के लिए गए थे। बट कुछ परिस्थितियाँ हुई कि आर्मी को मैदान में उतरना पड़ा। क्या परिस्थितियाँ थी, एक तो जो नेटिव स्टेट थे, माने भारत के अंदर जो स्टेट्स थे, आप जानते हैं ना, निज़ाम, मराठा और मैसूर, इन तीनों की आपस में बनी नहीं। ये कभी गुटबंदी हो गए, कभी ब्रिटिशर्स के साथ चले गए, कोई फ्रांस के साथ चला गया, खुद आपस में लड़ गए। फ्रांस और ब्रिटिश ये दोनों ट्रेड करने आए थे। ठीक है, तो ये जो मैसूर था या मराठा था या फिर निज़ाम थे हैदराबाद वाले, ठीक है, ये तीन क्या करते थे, कोई ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। मैसूर आपको पता है कि किसके क्लोज थे, फ्रेंच के क्लोज थे। कोई ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, कोई फिर फ्रांस। तो ये अपने एलाई को बचाने के लिए क्या कर रहे थे कि उन्होंने आर्मी का समर्थन किया। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर आक्रमण किया, दूसरों को हराया, ताकि उनका जो खुद का इंटरेस्ट है व्यापार करने का वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो एक तो ये ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने बन गई थी कि उन्हें आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ा। एक और कारण हो सकता है माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो कुछ नेटिव स्टेट्स थे उन्होंने जो अपना स्टेट जिस तरीके से चलाना चाहिए था उस तरीके से नहीं चलाया। उन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से अपने राज्यों को चलाया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को इंटरफेयर करना पड़ा और उस राज्य को ब्रिटिश ने अपने तरीके से रूल ऑफ लॉ के तहत चलाया। जैसे आप अवध के बारे में जानते हैं, है ना, जब डलहौजी ने क्या किया था, अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर लिया था। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टेट थे, सतारा थे, नागपुर था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये एक्सीडेंटल था। इवन कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव आप जानते होंगे, इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। इनका भी ये मानना था कि हाँ ये एक्सीडेंटल ही था। ड्यूल गवर्नमेंट भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा, हालांकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बीपीएससी में थोड़े पेजेस ज़्यादा भरने होते हैं तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की जो गवर्नमेंट थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो उसको हम क्या कहते थे, स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टेट। स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टेट मतलब कि इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ब्रिटिशर्स के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है,
हमारे पास क्या है कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब ये हम अपनी तरफ से भारत के जो स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ पे भी इनका कब्जा है, बंगाल और बाकी जगहों पे, हम इसको सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम तो बस रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे दीवानी राइट्स के थ्रू और बस हम मज़े करेंगे। बस ये रॉबर्ट क्लाइव का कुछ इस तरह का सिस्टम था जो बाद में ख़त्म कर दिया था वैरेन हेस्टिंग ने 1772 में। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि वो जो पूरा का पूरा पीरियड था ना रॉबर्ट क्लाइव का, वो भी कोई डेलिब्रेट पॉलिसी के तहत नहीं आता है। वो उन्होंने जस्ट एक अपने जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे उसको जस्टिफाई करने के लिए ही उन्होंने ये पॉलिसी को बनाया था। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया क्या कि एक्सीडेंटल चीज़ें कौन थी, वो हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि ये तो खैर क्वेश्चन में ज्यों का तो जैसा दिया था, जो स्टेटमेंट थी उसको सपोर्ट करने के लिए हमने जो चीज़ें लिखना था हमने यहाँ पे लिख दिया, वो सारे पॉइंट्स बना के। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने बाल की खाल कैसे निकालनी है इस चीज़ की। डेलिब्रेट क्या था, नहीं आपका ये स्टेटमेंट तो सही है, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन हाँ यहाँ पे किंतु परंतु हमने लगाना है और वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। शुरुआत होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद तो ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उसमें क्या था, एक तो दीवानी राइट्स थे और दूसरा था निज़ामत के राइट्स। जो दीवानी राइट्स थे वो कंपनी के पास खुद ही थे और जो निज़ामत के राइट्स थे वो किसके पास थे, नवाब के पास। तो ये नवाब के पास क्या था, कानून व्यवस्था देखना, और ये जो कंपनी थी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रही थी। यानी कि वो क्या कर रही थी, एक जो इंडियन स्पॉन्सर्ड स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या था कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, हम इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं बट एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ तो नवाब देखेगा। लेकिन इन्होंने रियलिटी में क्या किया था, एक जो पोस्ट कायम की थी वो नायब नज़ीम की पोस्ट कायम की थी। नायब नज़ीम ये असली खिलाड़ी था जो सारी चीज़ें देख रहा था। नायब नज़ीम जो है असली खिलाड़ी, ये सारी दीवानी और निज़ामत के राइट्स दोनों यही देख रहा था नायब नज़ीम, ठीक है। तो ये पीठ पीछे ये सारी चीज़ें देख रहा था और कंपनी ने ये सब चीज़ें लगाई थी। तो हम डेलिब्रेट पॉलिसी में बोल सकते हैं कि अच्छा ये इसका रोल क्या था, ये क्यों लगाया था आपने, है ना। और जब इतना ही अच्छा चल रहा था, जब आपके कॉमर्शियल इंटरेस्ट बच ही रहे थे, तो 1772 में आके वैरेन हेस्टिंग ने क्यों ये चीज़ जो आपका ड्यूल गवर्नमेंट था ख़त्म कर दिया। करप्शन बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना, एक्सप्लॉइट करना आपने शुरू कर दिया। आपके इंटरेस्ट सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं थे, आप कुछ ज़्यादा दूर की सोचने लगे थे। इसलिए वैरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो ड्यूल गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का जो जस्टिफिकेशन था वो कहीं ना कहीं नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के बारे में आप बात करेंगे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, AI इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, खैर एनीवे छोड़िए। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो क्या कहते थे, वाइट मैंस बर्डन। जो वहाँ के मिशनरी थे उनका मानना था कि जो बाकी देश के लोग हैं, खासकर जो भारत अफ्रीका के लोग हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं, तो उनको सिविलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये इनका बर्डन था, तो इसलिए वो इस पॉलिसी को जो है वो बढ़ावा दे रहे थे कि हाँ ठीक है, अगर आप वहाँ पे गए, आपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो आपका है ही, आप उसको बचा ही रहे हो, आप टेरिटरी एक्वायर करके वहाँ पे एडमिनिस्टर भी कर रहे हो, तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये वाइट मैंस बर्डन है, हम उन लोगों को सिविलाइज करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये मतलब कहाँ जस्टिफाई करता है आपके इस स्टेटमेंट को, एक्सीडेंटल तो है नहीं, ये तो डेलिब्रेट किया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को बोल सकते हो। जो फ्री ट्रेडर्स थे, है ना, उनका जो लेसेस फेयर में बिलीव करने लगे थे, लेसेस फेयर मतलब ऑटोनॉमी देनी चाहिए हमें कि हम अपने तरीके से व्यापार अपना करें, स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, डेलिब्रेट थी, एक्सीडेंटल तो थी नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल के रोल के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि वेल्सले जो उनका ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस या फिर लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसके तहत इन्होंने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा स्टेट्स को एक्वायर करने का। जब भी उनको ट्रीटी के तहत या ऐसा कोई भी मौका मिलता था वो स्टेट्स को एक्वायर कर ही लेते थे। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं जो ट्रीटी सलबाई हुआ था मराठा के साथ, अवध का एनेक्सेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डेलिब्रेट था, ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक्सीडेंटल चीज़ें थी। आपने तो एम्पेरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है आपने ये सब चीज़ें का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया है। चार्टर एक्ट 1833, आपको पता है जो चार्टर एक्ट 1813 में बना था, उसमें क्या था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट जो टी ट्रेड का, चाय का व्यापार वो कर सकते हैं, और जो चाइना के साथ जो उनकी मोनोपोली थी उसको बरकरार रखा, बाकी सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। 1833 में ये सभी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब कंपनी के पास बचा क्या कि भाई आपके तो जितनी सारी चीज़ें थी, यानी कि आपकी जो ऑटोनॉमी थी वो सब तो ख़त्म कर दी गई। कंपनी ने उसके बाद 1834 के बाद डेलिब्रेट पॉलिसी अपनाई कि हमको टेरिटरी है वो एक्वायर करके ही है वो अपना बेनिफिट बनाना है, क्योंकि ये तो करप्शन वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये
उसके बाद सबकी जिम्मेदारी किसके पास चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के पास 1833 के बाद, ठीक है। तो 1834 में इन्होंने डेलिबरेटली ये चीज़ मेंशन भी की और 1841 में इन्होंने उस पर पूरी सहमति जता दी थी। उसके बाद ही जितनी पॉलिसीज़ बनी थी गवर्नर जनरल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ उनकी कुछ ना कुछ ऐसी मंशा थी, वो इनकी मिली भगत रही होगी, तभी ये सब चीज़ें जो है आपस में चलती रहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उनका डिस्कशन कर सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे की चली, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली, लेकिन जो आपने अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म किया, अमेरिका में किया, वहाँ के जो वहाँ पे जाके अपनी जो कॉलोनी बसाई, वो क्या चीज़ था? वो भी एक्सीडेंटल था क्या? अगर यहाँ पे एक्सीडेंटल था तो वो कैसे एक्सीडेंटल था? वो तो डेलिब्रेट था। आप जानते होंगे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यहाँ की सारी स्टोरी क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, बाल की खाल निकाल सकते हो अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला जाए तो। नहीं तो अगर डिस्क्रिप्शन में आए, कमेंट करने को आए, तो जैसा बुक में लिखा जाता है वैसे वैसे आप लिख दीजिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि अगर आप जब भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। जस्ट पॉइंट लिख के मत भाग जाइए, या फिर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा लिख के मत आइए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूर बनता है। अभी 2-3 बच्चों ने मुझे अपने आंसर्स भेजे थे कि वो बीपीएससी मेंस के लिए जो है आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे उन्होंने भेजा था और अभी भी वो भेज रहे हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी बच्चों में क्या चीज़ें कॉमन है कि वो मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग, GS 1 का जो सेक्शन 1 का सिलेबस है उससे आगे बढ़ नहीं रहे। 24 आई थिंक आज 23 तारीख हो गई और इन्होंने अपनी जो गाड़ी है वहीं पे लगा के रखी है। ये सोच रहे हैं कि बस हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए, बीपीएससी निकल जाएगा। दोस्तों, आपका जो GS 1 है कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। उसका जो सेक्शन 1 है वो आता है 114 नंबर का। जो टॉपिक्स मैं बात कर रहा हूँ, पटना कलाम पेंटिंग और ये मौर्यन आर्ट वगैरह, 900 मार्क्स में से आप अगर 114 नंबर के पीछे अभी तक पढ़े हो, जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा ओपन है, तो क्या बाकी आपने सिलेबस कब करना है? करंट अफेयर है, इकोनॉमी है, पॉलिसी, उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो आपके पास इतना ओपन है, आप किसी भी बुक से 2-3 बार पढ़ लो, ख़त्म कहानी, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, अभी हम इसकी पूंछ पकड़ के बैठे रहेंगे क्योंकि मुझे फलाना कोचिंग वाले टीचर ने ये बोला है कि इसको तो आप अलग अलग एंगल से देखो, इसके ऊपर खूब सारा रिसर्च करो, PhD करो, अपना टाइम ख़राब करो। इस बार बीपीएससी ने आपको बहुत कम टाइम दिया मेंस के लिए। इस बार थोड़ा सा संभल जाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आंसर्स भेजे थे, हाँ आपके आंसर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला है, बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है। कई लोगों के मैथ्स कमज़ोर है तो उन्होंने स्टैट्स नहीं पढ़ना क्या? ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं, तो आपका फोकस इस पर क्यों नहीं है? और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स जो आपको मेंस के लिए लिखने हैं, पीटी तो है नहीं कि स्टैटिक आपने पढ़ लिया हो जाएगा। इसके लिए तो आपको नोट्स अपने बनाने चाहिए, और जो करंट अफेयर की मैगज़ीन है उसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है वो भी मैंने एक वीडियो बना दी थी, अगर आपने देखी होगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम कम है और ऊपर से ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो आप इंगेज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ जाइए और इससे बाहर निकलिए, ठीक है। ये चीज़ मैं बोला मुझे वीडियो बनाने से पहले तो मुझे खैर ध्यान में नहीं आया था, मुझे अभी ध्यान आया मुझे, क्योंकि अभी एक मैसेज भी आया था और सेम मैं देख रहा हूँ कि कल मौर्यन आर्ट मुझे भेजा था, आज पटना कलाम पेंटिंग भेजी है। तो भाई इससे आगे निकलो, इसके आगे भी सिलेबस है वो भी पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।